हेलो एवरीवन। आज हम लोग झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का एक और चैप्टर देखने वाले हैं। चैप्टर 6 एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, यानी कि कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र है, जो कार्य है, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे, जो पीटी और मेंस दोनों में आपके काम आएगा। और पिछले वीडियो की तरह ही इंग्लिश में सारा कुछ है यहाँ पर, बट आई होप कि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगा। मैं सारा कुछ हिंदी में एक्सप्लेन करता रहूँगा यहाँ पर, और उसके बावजूद अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, वहाँ पर मैं उसको क्लैरिफाई करने का प्रयास करूँगा। ऑलराइट, तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि ये सिर्फ एक फैक्ट से भरा हुआ सेशन नहीं होता है हमारा। हमारा कोशिश होता है यहाँ पर कि आपको मैं पॉइंट आउट करता चलूँ कि कौन सी बातें जो हैं वो आपके पीटी के लिहाज से महत्वपूर्ण है, कौन सा मेंस के लिहाज से महत्वपूर्ण है, और मेंस में अगर यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, किन जगहों पर यूज़ कर सकते हैं, सारी बातों को मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करता जाऊँगा आपको। तो सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ थोड़ा लंबा चैप्टर है ये, पर आपको मेहनत तो करना पड़ेगा अगर इन चीज़ों को आप ठीक से समझना चाहते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है दिया हुआ आपका इस चैप्टर में, और इस बार मैंने इकोनॉमिक सर्वे को डायरेक्टली यहाँ पर मतलब आप कह सकते हैं वहीं से उठाकर मैंने इसको कट पेस्ट कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ यहाँ पर। ठीक है, कई सारा ग्राफ और चार्ट मैंने लिया है ताकि आपको समझने में डिफ़िकल्टी ना हो। आपको उन ग्राफ्स और चार्ट्स को नहीं बनाना है। ऑलराइट, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले यहाँ पर बताया हुआ है कि किस तरह से झारखंड के टोटल जो पॉपुलेशन है उसका 80% जो है वो इसके 32,620 गाँव में जो है 80% पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ पर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप कहीं पर भी इंट्रोडक्शन में, मेंस में या फिर पीटी में भी आपसे पूछा जा सकता है, कितनी जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट था वो है कि झारखंड के एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, यानी कि जो भी उसका कृषि अर्थव्यवस्था है झारखंड का, उसका क्या क्या प्रमुख विशेषता है। तो ये रेन फेड कल्टीवेशन यहाँ पर पॉपुलर है। ठीक है, यानी कि बारिश से जो सिंचित प्रकार है खेती का, उस पर आधारित है। लो इन्वेस्टमेंट, यानी कम निवेश है यहाँ। प्रोडक्टिविटी भी कम है, यानी कि उत्पादकता जिसको बोलते हैं वो भी कम है। मोनोक्रॉपिंग, यानी एक क्रॉप, एक फसल जो उगाया जाता है एक ज़मीन पर। इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी, यानी कि इरिगेशन सिंचाई का सुविधा जो है वो इनएडिक्वेट है, पर्याप्त नहीं है। और डोमिनेंस ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग्स, यानी कि छोटे और जो सीमांत होल्डिंग्स है लैंड का, यानी कि जोत जो है वो उसका डोमिनेंस है, उसका यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है, उस तरह का लैंड। ठीक है, तो ये सब कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं कहीं भी अपने आंसर को बेहतर बनाने के लिए। पॉइंट देखते हैं। द कल्टिवेबल लैंड रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट हैव ए गुड पोटेंशियल फॉर हायर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि जो खेती योग्य जो भूमि है उसमें अच्छा खासा पोटेंशियल है, यानी कि क्षमता है कि वो प्रोडक्शन को, उत्पादन को बढ़ा सके। किसका प्रोडक्शन? एग्रीकल्चर का, है ना, कृषि का, बागवानी और जो भी जो वन से हमें प्रोडक्ट्स मिलता है उनका। तो यहाँ क्षमता काफ़ी है। द सॉइल इज़ यंग, मतलब युवा मिट्टी है, और इसमें ह्यूमस के फिक्सेशन का, यानी ह्यूमस के निर्धारण का अच्छा खासा कैपेसिटी है। द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स सफिशिएंट बायोमास, यानी फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है, उससे पर्याप्त मात्राएं बायोमास मिलता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। और इसलिए हैंस अ जुडिशियस मिक्स ऑफ वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट कैन इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, यानी कि जुडिशियस मिक्स ऑफ वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट का बात कर रहा है, यानी कि जल और भूमि प्रबंधन, इसको जुडिशियसली करना है, तो इससे इम्प्रूव कर सकते हैं हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, यानी कि खेती का जो उत्पादकता है उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्लाइमेट चेंज और उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में दिया हुआ था। द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड स्क्यूड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन आर सम कॉन्स्टेंट्स इन द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यानी जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव और विषम भूमि वितरण जो है ये कृषि विकास में प्रमुख बाधा है। लेकिन फिर कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बताया गया है, जैसे पुनासी मयूराक्षी रिवर रिजर्वायर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में और ये सब पढ़ेंगे। यहाँ पर वो एजेंडा नहीं है, तो एक बार इसको बस देख लीजिए कि ये सब प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं इम्प्रूव करने के लिए, जैसे सीड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बीज वितरण कार्यक्रम, झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना, कृषि समृद्धि योजना, है ना, मत्स्य पालन के लिए भी है। तो ये सब जो है स्कीम कह सकते हैं आप, चलाया जा रहा है फॉर
डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। ठीक है, तो आई होप कि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है ये आपको क्लियर हो गया होगा। जस्ट एक छोटा सा ये इंट्रोडक्शन था आपके चैप्टर में दिया हुआ, तो उसको मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ, आपके आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। अच्छा, ये जो चार्ट अब आगे दिख रहा है, फिजिकल स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ सेक्टर इन झारखंड। तो फिजिकल स्टेटस के बारे में है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें आपको नहीं चार्ट में ध्यान रखना है। देखिए ये क्या है कि डिवीज़न वाइज बजट आउटले दिया है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ का। ठीक है, तो इसमें आपको बस ये वाला फैक्ट याद रखेंगे तो बेहतर है। मेंस में भी लिख सकते हैं, पीटी में भी पूछा जा सकता है कि टोटल बजट जो है एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में कितना रहा था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये 2021-22 के लिए है। ऑलराइट, तो 4,416.8 ये जो है करोड़्स में है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि टोटल बजट एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में 4,416.8 करोड़ रहा है 2021-22 में। ऑलराइट, एक छोटा सा फैक्ट है, बस ध्यान रखिएगा। और आगे फिर दिया हुआ है कि वो जो अभी जस्ट हम लोग बजट देखे ऊपर 4,416.8 करोड़ 2021-22 में, उसमें एग्रीकल्चर का आपको एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ का अलग अलग सेक्टर्स होता है, तो किस सेक्टर को कितना परसेंट दिया गया उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो जस्ट आपके एक रेफरेंस के लिए मैंने दे दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्रीकल्चर यानी वो जो 4,416.8 करोड़ था, उसमें से 80% एग्रीकल्चर को आउटले दिया गया है, एग्रीकल्चर के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 7%, डेयरी डेवलपमेंट के लिए 4%, फिशरीज़ के लिए 4% और कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए भी 4% है। ठीक है, तो एक बस एग्रीकल्चर वाला एटलीस्ट ध्यान रखेंगे। और ये 4,416.8 करोड़ 2021-22 में एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ के ऊपर बजट निर्धारित किया गया है। ठीक, ये 2 पॉइंट बस याद रखेंगे, वो सब उतना चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बस है। नेक्स्ट है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड बाय एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ एट कांस्टेंट एंड करेंट प्राइसेस। ठीक है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का आपको ज़रूरत नहीं है। एक दो बार अगर आप मेंस के लिए नोट्स बना रहे हैं तो एक दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, पर 2020-21 वाला एटलीस्ट ध्यान रखिएगा। मे भी मेंस में आप मेंशन कर पाएँ अगर तो अच्छी बात है, पीटी के लिए मे भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये क्या है कि जीएसवीए का बात कर रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ के द्वारा जो जीएसवीए यानी ग्रॉस स्टेट वैल्यू ऐड किया गया उसका बात कर रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं लगभग डबल हुआ है। ओके, आपका कांस्टेंट और करेंट प्राइस पर। तो अगर याद रख पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, लगभग ये डबल है, इसका 29 है, ये 58 है। ठीक है, ये भी जो है आपका करोड़ में है सारा, इतने करोड़ का जीएसवीए रहा एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज सेक्टर का 2020-21 में। ऑलराइट, आगे देखते हैं ग्रोथ रेट। अभी जस्ट हम लोग जीएसवीए देखे एब्सोल्यूट टर्म्स में, अब इस जीएसवीए का ग्रोथ रेट कितना रहा था उसके बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो जीएसवीए का अगर ये एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ का जो जीएसवीए है उसका ग्रोथ का बात किया जाए तो वो 2000 आपका 26.04% रहा है। ठीक है, 2020-21 में आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो ओवरऑल जीएसवीए रहा है झारखंड का वो आप देख रहे हैं -4.96 रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट हो सकता है अगर आप कुछ ऐसा बात आप मेंस में कुछ ऐसा बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ठीक है, हमारे राज्य के लिए, तो वहाँ पर आप ये पॉइंट को बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में कि इतना पैंडेमिक वगैरह आया और उसकी वजह से सारा अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान हुआ, इसके बावजूद जो ग्रोथ रेट था जीएसवीए का, ग्रोथ रेट जो था एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ के जीएसवीए का वो स्टिल पॉजिटिव था और अच्छा था, जबकि ओवरऑल ग्रोथ रेट जो रहा जीएसवीए इकॉनमी का वो माइनस में रहा, नेगेटिव में रहा। ठीक है, तो ये एक तरह से आप अपना बात को वहाँ पर रखने के लिए इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं, मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है ये। ठीक है, अगर आप इफेक्टिवली लिख पाए तो। नेक्स्ट लैंड यूज़ पैटर्न के बारे में है नेक्स्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर में, तो इसको ध्यान रखेंगे। और ये सब चीज़ जब आप
फॉरेस्ट सर्वे वाला रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसमें भी दिया होता है। तो अगर आपको पीटी में पूछेगा तो इन हमारे ख्याल से मेंशन कर देना चाहिए कि कहाँ से उसको वो पूछ रहा है, उसको फॉरेस्ट सर्वे वाला चाहिए या फिर आपको इकोनॉमिक सर्वे वाला चाहिए। अगर नहीं भी देता है तो दोनों आप पढ़ेंगे ही, ऑप्शन में अगर जो भी आपको दिखेगा तो आप वहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हर चीज़ आपको याद नहीं रखना है, ये बस आपके एक रेडी रेफरेंस के लिए दे दिया है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2019-20 में टोटल एरिया रिपोर्ट किया गया था लैंड यूज सर्वे के लिए 79,70,75 हेक्टेयर, ठीक है। अगर पूछता है कभी ऐसा लैंड यूज सर्वे के अनुसार 2019-20 में कितना टोटल एरिया रिपोर्ट किया गया था, तो 79,70,75 हेक्टेयर, ठीक है। यहाँ पर देखिए लैंड यूज़ का कैटेगरीज और उनका परसेंटेज दिया हुआ है। अगेन इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपसे अगर पूछा जाता है कि खेती यानी कि कैसे आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, तो आप इस फिगर का यूज़ कर सकते हैं। ये फिगर आपको पूरी तरह से बनाना नहीं है, बस इसमें कुछ बातें आपको जाननी चाहिए जिससे कि आप अपना बात रख पाएंगे वहाँ पर, ठीक है। जैसे कि देखिए फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो का बात किया जा रहा है, लगभग 13% है टोटल लैंड में। कल्चरेबल वेस्ट लैंड जो है वो 5% है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं ये सब बात वहाँ पर कि किस तरह से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है तो इन ये जो ज़मीन है इसको हमको अंडर एग्रीकल्चर लाया जा सकता है, ठीक है। तो अगेन एक मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप अपना बात को रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये एक बात हो गया, आपको ये सब पूरा बनाने का और वो सब करने का ज़रूरत नहीं है, बस कुछ इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे, जैसे फॉरेस्ट 28% है, ठीक है। अगेन मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वाले में भी ये सब रिपोर्ट आता है, तो वहाँ पर कुछ और आपको डेटा दिखेगा। तो हर मतलब सोर्स अलग अलग होता है, तो उसका सोर्स अलग है, इसका सोर्स अलग है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस है। बट मेंस के लिए मायने नहीं रखता है, मेंस में आप उसको लिखिए इसको लिखिए बात देखिए, पीटी में ऑफ कोर्स थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं झारखंड का एरिया बताने के लिए और किस कितने क्षेत्रफल पर क्या है वो बताने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा नेक्स्ट है खरीफ क्रॉप के बारे में थोड़ा सा कि क्या एरिया, प्रोडक्शन और यील्ड है। तो खरीफ क्रॉप जो है एक मानसून क्रॉप है, इसमें पैडी, मेज, पल्स, ऑयल सीड्स, मिलेट्स इन सब का खेती होता है। इसको मानसून सीजन में सो किया जाता है और इसका जो हार्वेस्ट होता है वो सितंबर अक्टूबर के अराउंड किया जाता है, ठीक है। जो पैडी है उसको कंपेरेटिवली लार्जर एरिया यानी कि सारे खरीफ दूसरे खरीफ क्रॉप्स का तुलना में पैडी को ज़्यादा एरिया में उगाया जाता है। ये मेन फूड क्रॉप है जो झारखंड में उगाया जाता है, जबकि मेज जो है वो सेकेंड मोस्ट प्रोड्यूस्ड खरीफ क्रॉप है पैडी के बाद, ठीक है। झारखंड में पैडी हैज़ हाईएस्ट यील्ड फॉलोड बाय मेज। तो आप देख पा रहे हैं कि जहाँ तक प्रोडक्शन का बात है तो उसमें भी पैडी फर्स्ट है, फिर मेज है, और जहाँ तक यील्ड का बात है तो वहाँ भी पैडी सबसे ज़्यादा यील्ड है और मेज है उसके बाद, और फिर पल्सेज है, ठीक है। यील्ड मतलब आपका कि 1 हेक्टेयर पर कितना उपज हो रहा है, ठीक है, कितना किलोग्राम। तो ओवरऑल अगर देखा जाए खरीफ का यील्ड तो वो झारखंड में है 2400 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ये अप्रॉक्सीमेटली अगेन मैंने लिखा है, आपको याद रखने में आसानी होगा इसलिए मैंने यहाँ पर अप्रॉक्स वर्ड लिख दिया है, ठीक है। लगभग 2400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खरीफ फसल का यील्ड है यहाँ, ठीक है। और राबी क्रॉप का अगर यील्ड देखा जाए तो देखिए ये है 1200, यानी बिल्कुल उसका हाफ है, ठीक है। तो याद रखने में आपको सुविधा होगा इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। यील्ड मतलब वही पैदावार, आप उसको हिंदी में जो लिखते हैं। ऑलराइट, बाकी पॉइंट्स देख लेते हैं रबी क्रॉप्स के बारे में। तो ये जो है स्प्रिंग सीजन में हार्वेस्ट किया जाता है और सो किया जाता है विंटर सीजन में। वीट, मेज, पल्स, ऑयल सीड्स ये सब रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल है। पल्सेस और ऑयल सीड्स को जो है लार्जर एरिया अदर मतलब दूसरे रबी क्रॉप की तुलना में ज़्यादा बड़े क्षेत्र में इसको उगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद मेज जो है वो एक ऐसा क्रॉप है जिसको खरीफ और रबी दोनों सीजन में उगाते हैं। पल्सेस सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला रबी क्रॉप है झारखंड में, ठीक है। अगर खरीफ क्रॉप का बात किया जाए तो पैडी है, रबी क्रॉप का बात किया जाए तो पल्सेस है, ऑलराइट। और ओवरऑल यील्ड जो पैदावार है वो है 1200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अप्रॉक्सीमेटली। क्रॉपिंग इंटेंसिटी ये आपको पीटी में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा।
142.4% है 2018-19 के अनुसार, ठीक है। ये इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ये आप यहाँ पर मैंने डेफिनेशन दे दिया है इसका, यानी कि नंबर ऑफ क्रॉप्स अ फार्मर ग्रोज इन अ गिवन एग्रीकल्चरल ईयर ऑन द सेम फील्ड, यानी एक ही ज़मीन पर कितना फसल वो उगाता है किसी एक एग्रीकल्चरल ईयर, यानी एक जो फसली साल है उसमें कितना क्रॉप उगाया जाता है एक फार्मर के द्वारा सेम ज़मीन पर, तो उसी को क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये 142.4% है, ये पीटी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसके बाद ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, ये मेंस में अगेन आप यूज़ कर सकते हैं कि कैसे यहाँ पर मैकेनाइजेशन वगैरह यानी कि जो मशीन का इस्तेमाल है वो करने में डिफ़िकल्टी होता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि लगभग 70% ऑफ द होल्डिंग्स जोत जो है वो मार्जिनल है, और मार्जिनल किसको कहते हैं, जो कि 1 हेक्टेयर या उससे भी छोटा ज़मीन है वो मार्जिनल लैंड होल्डिंग कहलाता है। तो आप अपना बात रखने के लिए मीन्स में ये बात लिख सकते हैं कि मशीन का इस्तेमाल बहुत कम हो पाता है क्योंकि मार्जिनल लैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, लगभग 70%। ऑलराइट, ये जो पहले यहाँ पर पॉइंट में दिया हुआ है ये बस आपको बताया हुआ है कि मार्जिनल लैंड होल्डिंग किसको कहते हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग क्या है, सेमी मीडियम, मीडियम और लार्ज लैंड होल्डिंग किसको कहते हैं वो बस बताया हुआ है। बाकी स्पेसिफिक पॉइंट जो है झारखंड स्पेसिफिक वो यहाँ पर है आपका, ठीक है। तो स्मॉल साइज होने से क्या होता है, अगर ज़मीन का साइज़ छोटा है तो उससे क्या होता है कि वो अगेन जो मैंने आपको भी बताया मशीन का इस्तेमाल जो है वो करना मुश्किल हो जाता है, प्लस वो ज़्यादा खर्चीला भी हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि फुल पोटेंशियल कभी नहीं हासिल कर पाता है एक वहाँ पर खेती करने वाला व्यक्ति, उस ज़मीन से फुल पोटेंशियल नहीं कभी हासिल कर पाता है, जितना उपज हो सकता था उतना कभी नहीं हो पाता है। तो ये हो गया एक पॉइंट। और नेक्स्ट है स्क्यूडनेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट 10% ऑफ द एरिया ऑफ टोटल लैंड बिलोंग्स टू लार्ज लैंड होल्डिंग कैटेगरी विच कंप्राइजेज जस्ट 1% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लैंड यूनिट्स, यानी कि जो लार्ज लैंड होल्डिंग्स है, ठीक है, लार्ज लैंड होल्डिंग्स है, लार्ज अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था कि लार्ज कहते हैं 10 हेक्टेयर से बड़े जो ज़मीन के टुकड़े हैं उनको, ठीक है। तो लार्ज लैंड होल्डिंग जो है वो टोटल 10% है, ठीक है, एरिया वाइज अगर देखा जाए, और अगर नंबर ऑफ यूनिट्स का बात किया जाए तो वो बस 1% ही लार्ज लैंड होल्डिंग के कैटेगरी में आता है, ठीक है। जैसे अगर 100 अलग अलग लैंड का टुकड़ा है तो उसमें से बस एक जो है वो लार्ज होल्डिंग का कैटेगरी में आता है, लेकिन अगर एरिया वाइज देखा जाए, जैसे टोटल मान लीजिए 100 हेक्टेयर पे अगर खेती हो रहा है पूरे राज्य में, तो उसमें से 10 हेक्टेयर जो है वो लार्ज लैंड होल्डिंग है, ठीक है। तो एरिया वाइज 10% और नंबर ऑफ लैंड यूनिट्स वाइज सिर्फ 1% ही लार्ज लैंड होल्डिंग्स है। अभी ऊपर जो बात पढ़े उसी को यहाँ पर ग्राफ में दिखाया हुआ है, ठीक है। ये है नंबर ऑफ होल्डिंग्स के हिसाब से, ये है एरिया ऑफ होल्डिंग्स के हिसाब से, जोत का एरिया और होल्डिंग्स का नंबर के हिसाब से, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एरिया के हिसाब से मार्जिनल 24%, स्मॉल 18%, सेमी मीडियम 25%, मीडियम 23%, लार्ज 10%, और लार्ज 1% है नंबर के हिसाब से, मीडियम 4%, सेमी मीडियम 10%, स्मॉल 15% और मार्जिनल 70%। जस्ट यही पॉइंट 70% मार्जिनल, 1% लार्ज, 10% लार्ज, ये भी हम लोगों ने ऊपर अभी जस्ट देखा, ठीक है। तो जैसे मार्जिनल और लार्ज ये एक दो पॉइंट याद रखिएगा कितना है, ठीक है। तो 70%, 1% नंबर वाइज, एरिया वाइज याद रखना होगा तो कम से कम लार्ज वाला याद रखिए कि 10% लार्ज है और मार्जिनल जो है वो 24% है, ठीक है। सारा कुछ उतना याद रखना ज़रूरी नहीं है। इरिगेशन नेक्स्ट टॉपिक जो है, इरिगेशन में अगर देखा जाए तो ग्रॉस इरिगेटेड एरिया हैज़ प्रोमिसिंगली इंक्रीज्ड इन द स्टेट ओवर द ईयर्स, यानी कि जो सिंचित भूमि है, एरिया है, वो इंक्रीज़ हुआ है। कितने 2014-15 में क्या था, 2019-20 में अब जो है सो 269,000 हेक्टेयर हो गया है, 2014-15 में 221,000 हेक्टेयर्स था। तो ये थोड़ा सा बढ़ा है। अगर आपको प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर दिखाना है तो आप इस बात को वहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसे इतना ज़्यादा डेटा याद रखना बहुत आसान नहीं होता है, ठीक है। इंडिविजुअली जब हम चैप्टर्स पढ़ते हैं तब लगता है कि याद रख लेंगे, लेकिन
मुश्किल होता है ये सब चीज़ उतना याद रखना, ठीक है। पर ठीक है, एक बार सरसरे निगाह से देखे रहेंगे तो मे बी आप रिकॉल कर पाएँ, नहीं तो एटलीस्ट याद रखेंगे कि ग्रॉस इरिगेटेड एरिया जो है ओवर द ईयर इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। उसी का ये चार्ट है, जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर पढ़े हम लोगों कि 221 और 269,000 हेक्टेयर, 221 से 269,000 हेक्टेयर बढ़ा है। बीच में तो एक साल देखिए कि 2016-17 में 310,000 हेक्टेयर तक पहुँच गया था इरिगेटेड एरिया। ऑलराइट, तो ये सब पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि बढ़ा है इरिगेटेड एरिया, ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में। उतना ज़्यादा तो फैक्ट नहीं याद रख सकते हैं। अगेन कुछ पॉइंट्स है पीटी में इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा सोर्स यूज होता है इरिगेशन में, तो वेल्स का यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद टैंक्स, कैनाल्स, ठीक है। तो अच्छा है, इसको ध्यान में रखिएगा, पीटी में पूछा सकता है। वेल्स देख सकते हैं आप, येलो कलर से जो है 42% है, ठीक है। 42% जो है सो वेल्स का यूज़ होता है। ये एरिया दिया हुआ है आपको, तो वेल्स से लगभग 42% एरिया इरिगेट होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपका पीटी के लिहाज से। फर्टिलाइज़र्स नेक्स्ट टॉपिक था, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं दिया हुआ है, थोड़ा बहुत ही कुछ है हल्का फुल्का, इसको देख लेंगे, नथिंग मच ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक है। देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये सब अक्सर पीटी में पूछा जाता है ना। तो इसको आप लोग अपने साइंस बुक में पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्या होता है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट का। कभी कभी दे देता है 4 ऑप्शन और पूछ देता है इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, या फिर पूछ देगा इनमें से कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। एग्रीकल्चरल फाइनेंस के ऊपर है नेक्स्ट टॉपिक, एग्रीकल्चरल क्रेडिट। और ये जो है सो मुख्य बात था अब तक आपका जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ वाला चैप्टर है। अब देखिए इसके आगे जो कुछ भी दिया हुआ है वो बेसिकली कि फाइनेंस के लिए क्या कुछ व्यवस्था किया गया है, और इंश्योरेंस के लिए क्या कुछ व्यवस्था किया गया है, स्टोरेज के लिए है, ठीक है। ये सब जो है आपका फॉर्डर मटेरियल है, ठीक है। कहीं पर मेंस में आप इनको लिखने के लिए अपना बात को स्पष्ट करने के लिए इन चीज़ों को लिख सकते हैं। ये सब जो डेटा है, ये सब फैक्ट है, ये बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। ये सब इतना याद रखना पॉसिबल नहीं है, कोशिश भी मत कीजिएगा इनको याद रखने का कि स्टोरेज कैपेसिटी ऐसा था। बस ध्यान रखना है कि प्रोग्रेस हुआ है, ठीक है। मोटे तौर पर चीज़ों को याद रखना है, जैसे स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बढ़ा है ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को आपको समझना है। जैसे एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस का बात किया जाए तो आपको समझना पड़ेगा। देखिए अगेन परसिस्टेंट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इंश्योरेंस कवरेज जिन एरियाज़ में, जिन एग्रीकल्चरल एरियाज़ में इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया है उनका दायरा जो है वो बढ़ा है, ठीक है। जैसे 6.45 लाख हेक्टेयर था 2019-20 में, जो लगभग 42% है ग्रॉस जोन एरिया का। तो आप ये बात ज़्यादा से ज़्यादा एक याद रख सकते हैं कि एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस जो है लगभग 42% ऑफ ग्रॉस जोन एरिया में वो इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और ये इंश्योरेंस कवर जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ होता रहा है, बढ़ता रहा है। ऑलराइट, तो इस तरह से चीज़ों को समझा जाता है और याद किया जाता है। अननेसेसरी फैक्ट को उतना ज़्यादा रटने का ज़रूरत नहीं है। ये सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको पीटी में लगभग नहीं के बराबर चांस है कि ये सब आपको पूछा जाएगा, ठीक है। सिमिलरली स्टोरेज के लिए आपको बता ही दिए, और हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ये सब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं हॉर्टिकल्चर वगैरह। और अगर पूछा जाता है, जैसे देखिए ये पीटी में भी पूछा सकता है, मे भी कि अगर दिया हुआ इकोनॉमिक सर्वे में तो मे भी पूछा जा सकता है। पोटैटो वाज द मोस्ट प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल इन झारखंड इन 2020-21 फॉलोड बाय पी एंड कैबेज। ऑलराइट, मतलब कि सबसे ज़्यादा अगर कौन सा वेजिटेबल प्रोड्यूस किया गया था झारखंड में, तो पोटैटो प्रोड्यूस किया गया था 2020-21 में। ऑलराइट, तो मे भी पूछा जा सकता है, देख लिए एक बार तो अब ध्यान रहेगा। और अगर फल में पूछा जाए, फ्रूट में, तो मैंगो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। उसके बाद जैक फ्रूट और उसके बाद गुआवा। लाइव स्टॉक और पोल्ट्री के बारे में बात किया जाए तो अगेन डेटा पर उतना ध्यान नहीं देना है, जस्ट एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा ये सब फैक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चूँकि टॉपिक्स दिया हुआ था और मैं किसी टॉपिक को उतना छोड़ना नहीं चाहता था, तो इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा दे दिया है कि एक बार आप भी देख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखिए अगेन प्रोडक्शन जो है मिल्क, एग्स, मीट, इनका परसिस्टेंटली जो है इंक्रीज़ हुआ है प्रोडक्शन इनका, ठीक है। कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हुआ है पिछले 5 साल में लगभग। तो अगेन ये सब बस ध्यान रखना है कि कहाँ पर एक जैसा पैटर्न चल रहा है। देखिए अभी जो भी हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यूसली अच्छा ही होता हुआ देख रहे हैं, इंक्रीज़ होता हुआ ही देख रहे हैं,
ठीक है। तो उतना ज़्यादा फैक्ट तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन सब बातों को आप एज फॉर्दर मटेरियल मेंस में कहीं पर लिख सकते हैं। अगेन फिशरीज़ के बारे में देखिए, प्रोडक्शन जो है लगभग डबल हो गया है ना, पिछले 5 साल में। तो अगेन ये डबल हो गया है फैक्ट जो है, इसको आप अपने मेंस में कहीं पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो उतना इसको भी करना ज़रूरी नहीं है कि कौन कौन सा जो है सो फिश प्रोड्यूस हो रहा है और ये सब चीज़। एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक अच्छा पॉइंट था, पीटी में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। देखिए जो बिल्कुल ऐसे इंट्रोडक्टरी बात है वो मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो अनावश्यक लंबा हो जाएगा। आपको पढ़ना है आप पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स का बात किया गया है। इसके अनुसार साहिबगंज जो है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। वहाँ का एग्रीकल्चर जो है सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, या वहाँ इन जनरल सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है। और सबसे कम वल्नरेबिलिटी कहाँ है, रामगढ़ जिला का है। तो ये पीटी में आपको ये पॉइंट पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये देखिए अपना अपना ज़िला कम से कम देख लीजिएगा, कभी इंटरव्यू वगैरह में बोलने के काम आ जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, अपना अपना बस देख लीजिए, उतना ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है कि कौन सा ज़िला क्या है। आप देख सकते हैं सबसे कम वल्नरेबिलिटी जो है वो रामगढ़ का है, सबसे ज़्यादा साहिबगंज का है। ये उसी वल्नरेबिलिटी का मैप है, एक बार ध्यान से देख लिया तो आपको समझ में आ गया कि ज़्यादा जो वल्नरेबल है वो इस लाइन के ऊपर ही है, ठीक है, नॉर्थ छोटा नागपुर तरफ, और साउथ वाला मोस्टली एवरेज है, मॉडरेट है, ऑलराइट। और बीच में एक ग्रीन में आपको रामगढ़ दिख रहा है। अब इसके बाद का जो पॉइंट्स हैं, इसको देखिए ऐसा कुछ है कि ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में। तो ये वो स्कीम्स है जो 2021-22 में इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, या उसको जो है सो ज़्यादा रिन्यू करके अच्छे से लाया गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए काफ़ी सारे स्कीम्स के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। हम आपको रेकमेंड करेंगे कि ये तो आप पढ़िए ही, लेकिन इन स्कीम्स के बारे में जिसका कम से कम यहाँ पर मेंशन किया गया है, इन स्कीम्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए, क्योंकि स्कीम्स से क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछा जाता है। तो डिटेल में आपका पढ़ा हुआ रहेगा तो 3-4 स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर पाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे में थोड़ा सा शॉर्ट में दिया हुआ है चीज़ों को, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको ये नाम तो मिल गया ना कि कृषि समृद्धि योजना हमको जानना है, तो आप उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अपने बुक से पढ़िए, बुक वगैरह में भी दिया हुआ है, या फिर आप नेट पर भी पढ़ सकते हैं उन चीज़ों को, ओके। और उसी तरह फिर कुछ नेशनल लेवल का स्कीम्स है जो कि यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके बारे में दिया हुआ है। जैसे देखिए पीटी के लिए कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हजारीबाग जो है वो 7th बेस्ट मंडी था फॉर ट्रेड एंड डिजिटल पेमेंट्स। और उसके बाद फिर राइटअप है ई नाम के ऊपर कि कौन उसको जो है सो लीड एजेंसी कौन है, तो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम जो है वो लीड एजेंसी है फॉर इम्प्लीमेंटिंग, लागू करने के लिए, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये सब जो पॉइंट्स है ये सब बस इसको बताया हुआ है, नेशनल जैसे ई नाम के बारे में बताया हुआ है। सिमिलरली आगे देखिए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताया हुआ है, तो इसको यहाँ पर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट खोज कर इसमें से पढ़ लीजिए। बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि इसको जो है आप एक बार किसी गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बुक से एक बार ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह का बुक आता है, विजन आइस वगैरह की वेबसाइट से आप जाकर पढ़ सकते हैं, उसको डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ। और कुछ स्कीम्स जो है इंपॉर्टेंट उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसमें उतना डिटेल में नहीं दिया हुआ था, जितना दिया हुआ था मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके एक बार रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन इन सारे स्कीम्स को आप एक बार गवर्नमेंट स्कीम के किसी बुकलेट से अच्छे से पढ़ लीजिए, या नेट से ही आप उसको देखकर पढ़ लीजिए, ठीक है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड, एग्रीकल्चरल लेबोरेटरी, झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना, झारखंड स्पेसिफिक जो है उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। इकोनॉमिक सर्वे में जितना दिया है उतना काफ़ी होना चाहिए, लेकिन जो बाकी स्कीम्स है नेशनल लेवल वाला उसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे एग्री क्लिनिक, कृषि मेला, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उसके बाद फिर ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कितना रुपया ट्रांसफ़र होता है इसमें, ये सब सवाल अक्सर पीटी में पूछा जा चुका है, बीपीएससी में भी पूछा गया है। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये सब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आंसर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ स्कीम्स था। स्कीम्स को मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इसको आप थोड़ा सा डिटेल में अलग से पढ़िएगा। ये दिया हुआ था सर्वे में जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो वो सबको मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो यही था आपका एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ वाला चैप्टर में।
मैंने आपको पॉइंट आउट कर दिया है कि कहाँ पर पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कहीं पर देखिए तैयार तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन में कहीं पर दिक्कत होता है तो आप अगेन गूगल में जाकर ट्रांसलेशन का फैसिलिटी अवेलेबल है, आप पढ़िएगा, बोलिएगा और वहाँ पर वो ट्रांसलेशन आता जाएगा, है ना। हार्डली थोड़ा बहुत ही कहीं कहीं पर मिस्टेक होता है, वो आप समझ जाएंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम में तो आपको पता होगा कि कहाँ पर वो थोड़ा सा गलत बता रहा है गूगल, है ना, ट्रांसलेशन में। बट मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा इशू होना चाहिए। ये सब चीज़ एक बार नोट्स बन गया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए फिर इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे का कोई दूसरा चैप्टर देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे का। ऑल राइट देन, थैंक यू।